अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हमारा जी लेक्चर नंबर 9 है। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं आई कैप की बुक से। होपफुली अभी तक आप लोग थोड़ा रिदम में आगे होंगे, थोड़ी समझ आने लगी होगी कि ऑडिट को किस तरह हमने आगे लेकर चलना है। और ये बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि जिसको सिर्फ आप रीडिंग करके पास हो जाएं या सिर्फ को रटे मार के इसको पास हो जाएं या फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस भी करी जाए तो फिर भी पास नहीं होना। तो ये ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन है आपके कॉन्सेप्ट्स का, आपकी अच्छी रीडिंग का, देन आपकी प्रैक्टिस का। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह सारा कुछ हम करेंगे इस सेशन में। आज होपफुली चैप्टर 1 हमारा एंड हो जाएगा। एक लास्ट छोटा सा इसका टॉपिक रहता है, उसको डिस्कस करते हैं। कल हमने स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड्स ऑडिट के होते हैं असल में किस तरह के, आपको दिखाया भी है स्टैंडर्ड, वो भी आप लोगों ने देखा है कि उसमें किस तरह से चीज़ें होती हैं। अभी फ़िलहाल हमने स्टैंडर्ड्स खोल के तो नहीं पढ़ना क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है इस लेवल पे कैफ में, बट CFAP 6 में है, ओपन बुक होता है और उस तरह। तो अभी बट हमें ये पता तो होना चाहिए ना कि भाई हमारी बुनियाद क्या है, ये जो हम चीज़ कर रहे हैं कहाँ से आ रही है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब कैफ 8 भी आप पढ़ रहे हैं ऑडिट, तो इसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा स्टैंडर्ड स्पेसिफिक होके समझें बात को। ठीक है, आपको पता हो गया कि स्टैंडर्ड को कहाँ से लिंक किया जा रहा है। बेशक आपको नाम भी नहीं याद, वो नाम याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, असल बात क्या है कि जो बातें हो रही हैं ये स्टैंडर्ड्स की आपस में लिंकेज है। ठीक है, ये मैं खुद से नहीं कर रहा या कोई भी टीचर खुद से नहीं उनको बनाने लग जाता ऑडिट के, यार ये मेरी तरफ से ऑडिट है। नहीं भाई, मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि हम लोग जो हैं वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से चलना है। तो फिर कितना ही बेहतर है ना कि आप स्टैंडर्ड वाइज अगर देखें चीज़ों को, उस एंगल से पढ़ना और सोचना स्टार्ट करें। कल आइज़ा 200 भी हमने थोड़ा डिस्कस किया। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, उसने बताया कि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं पड़ी हुई, चाहे वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड वाली हो चाहे एरर वाली हो, वो हमने ज़रा देखनी है। और फिर उसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट दे देनी है, एक ओपिनियन दे देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कि क्या वो AFRF के अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं बने हुए। ऐसी है भाई, ये हमने सिंपल एक बात करनी है। तो अब इसको करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आइज़ा 200 बेसिकली अगले स्टैंडर्ड्स की सारी बातें कर रहा होता है कि भाई आपने तमाम स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, आपने प्रोफेशनल जजमेंट मेंटेन करनी है, आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करनी है, एविडेंस लेना है आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो बेसिकली आइज़ा 200 आपको एक गाइडलाइन देता है कि सर आपने चलना किस तरह से आगे। ठीक है, लेकिन असल में जो प्रोसीजर्स होने हैं वो तो रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स बताएंगे हमें। बात आ रही समझ। आज ही एक पहले छोटा सा टॉपिक है इंटरम एंड फाइनल ऑडिट का, उसको देख लेते हैं। वैसे इस लेवल पे शायद आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो समझने में, बट कोशिश तो करूँगा कि मतलब अभी क्योंकि आपका स्टार्ट है इसका ऑडिट का, तो ना समझ आए तो प्लीज़ आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं जितने मर्जी। इंटरम वर्सेस फाइनल ऑडिट। अच्छा, आप लोगों ने इंटरम वर्ड सुना होगा पहले भी, इंटरम रिपोर्टिंग शायद वर्ड आपने सुना हो। अभी आपके रिपोर्टिंग में R1 R2 में आपने IAS 34 तो नहीं पढ़ा होगा अभी, आई गेस वो फाइनल लेवल पे फिर आप पढ़ेंगे। वो होती है इंटरम रिपोर्टिंग का, अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है, वो बताता है कि इसकी अकाउंटिंग किस तरह से होनी है। अब इंटरम है क्या, सिंपल सा इसका जवाब है जी, लेस देन अ ईयर, साल से कम जो भी चीज़ बन रही है ना दैट इज़ इंटरम। सिंपल, इसको आप जितना मर्जी मुश्किल अल्फाज में लिख लें या आसान में लिख लें, बट बेसिक जो प्रिंसिपल है ना, बेसिक जो नुक्ता है वो क्या है कि साल से कम वाली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बन रही हैं तो इंटरम है। ठीक है, साल से कम का ऑडिट अगर हो रहा है तो इंटरम ऑडिट है, सिंपल। ठीक है, मतलब है कि जो अपनी रेगुलर जो पीरियड है उससे कम हो रहा तो इंटरम होती है। आप इंटरम गवर्नमेंट सुनते होंगे, ये जो आई थी 90 दिनों के लिए आई थी, इलेक्शंस करवाना इनका काम था। पंजाब में भी KPK में भी वो 2-2 साल 1.5 साल बैठे रहे, इलीगल। सही है, वो तो कभी जब सही गवर्नमेंट आएगी तो फिर देखेंगे ना इनके साथ क्या होता है। ठीक है, इलीगल था ऑब्वियसली, जब आइन के अंदर नहीं है। इंटरम गवर्नमेंट थी, इंटरम का मतलब अब बुरी, वही जब तक फाइनल वाला नहीं आया था। आप देख लें
तो इंटरम फिर क्या हो गया कि रेगुलर जो चीज़ होती है उससे कम अगर कुछ है लीगली जो या अथॉरिटेटिवली जो चीज़ की जा रही है, दैट इज़ इंटरम। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एक तो फुल ईयर की बननी होती है ना, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा उधर ले जाऊं, ये हम यहाँ पे बात करें इंटरम ऑडिट वर्सेस फाइनल ऑडिट की, लेकिन सिर्फ आपको समझाने की हद तक मैं ये वाली बात करने लगा हूँ, ठीक है। कि जैसे हमने कहा था लिस्टेड कंपनी ने 6 मंथ का रिव्यू करवाना होता है, तो जो 6 मंथ्स वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी वो कौन सी होंगी फिर? वो इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। हाँ, इंटरम ऑडिट नहीं हो रहा वहाँ पर, क्योंकि ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस होती है, वहाँ पर कंपनीज एक्ट 2017 क्या कहता है, रिव्यू करवाएं, लिमिटेड एश्योरेंस लें, वो एक सेपरेट बात। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ रहे थे अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो अगर लेस देन अ ईयर वाली बन रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो दैट इज इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड फुल ईयर वाली फाइनल या फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप उसे कह लें, ठीक है। अब ज़रा बात बड़े गौर से समझनी है। मैंने एक बात आपको पहले समझाई थी जब हमने बात ये की थी कि अपॉइंटमेंट होती है ऑडिटर की टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट एजीएम। तो मैंने कहा था बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको समझना टिल को, कि भाई फ्रॉम द अपॉइंटमेंट टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट एजीएम। ऑडिटर साहब सिर्फ फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद नहीं आते। अगर आप कहोगे यार चलो 30 जून हो गया, अगर फाइनेंशियल ईयर एंड 30 जून है या 31 दिसंबर हो गया, अगर वो ईयर एंड है, चलो भी अब जाके ऑडिट करें, नहीं भाई। आप तो पिछली एजीएम से अपॉइंट हुए हो सर, और अगली एजीएम के एंड तक आप ही हो, अनटिल और अनलेस आपको निकाल दिया जाए या आप खुद छोड़ जाएं वगैरह। तो इसका मतलब है कि एक आपकी फुल टाइम जॉब है कि वो क्लाइंट आपका है, आप जब चाहें जिस वक्त चाहें वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं। हमने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर भी तो यही पढ़ा है, जो कंपनीज एक्ट राइट देता है। बेसिकली ऑडिटर के राइट्स में हमने पढ़ी है ना बात, कि एक्सेस लेनी है एट ऑल टाइम्स। वहाँ पर उसने कहा ऑल टाइम्स पे एक्सेस हमें होनी चाहिए, ऑडिट के हवाले से किसी भी बंदे से मिलने की, किसी भी इंफॉर्मेशन से। बात आ रही है समझ, नहीं आ रही? इसका मतलब है कि भाईजान अगर हम 28 अक्टूबर 2023 को अपॉइंट हुए थे बतौर ऑडिटर फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2024, क्योंकि ज़ाहिर पहले अपॉइंट करना होता है ना, अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए पहले अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई मैं 28 अक्टूबर से अपॉइंटेड हूँ और ऑडिट मैंने करना 30 जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 2024 की। तो अगर बीच में 31 मार्च को मैं ये सोचूं कि यार मुझे कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं बतौर ऑडिटर, क्या मैनेजमेंट रोक सकती है? नहीं रोक सकती। ऑडिटर साहब साथ ही कंपनीज एक्ट उठाकर लेकर आएंगे, फिर अंदर दाखिल होंगे गेट में कि सर ये लिखा हुआ है कि मेरे पास एक्सेस है एट ऑल टाइम्स, जब तक मैं ऑडिटर हूँ तो मैं तो हूँ ऑडिटर। कंपनीज एक्ट तो कहता है फ्रॉम द अपॉइंटमेंट टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट एजीएम, तो मैं तो हूँ, मुझे कुछ करना है। ठीक, बात समझ आ रही है कि नहीं? कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, बड़ा ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है, कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आसान हो सकता है आपको उस हिसाब से मैं बताऊँ ये। तो भाई कई बार क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आप नाम ले लें, एंग्रो का ले लें, टोटल पार्को, यूनिलीवर, ठीक है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, कोका कोला, पेप्सी वगैरह, इनका ऑडिट अगर आप ईयर एंड के बाद स्टार्ट करें ना तो लिटरली ये पूरा ही नहीं हो पाता। बैंक्स हैं, इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं यार, HBL है, मिज़ान बैंक है, MCB है, पूरे मुल्क के अंदर ब्रांचेज हैं। आप अगर उधर रिटेल सेक्टर में जाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा, आप शुगर मिल्स की बात कर लें, आप सीमेंट फैक्ट्रीज की बात कर लें, भाई वो महीना तो प्रोसेस समझने में टाइम लग जाएगा कि चल किस तरह रही है, क्या सिस्टम है, वो गल समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि अगर तो आप ईयर एंड के बाद जाएंगे, और ईयर एंड के बाद जाहिर है आपके और भी क्लाइंट्स होंगे फर्म के, तो बड़े बड़े क्लाइंट्स बहुत मुश्किल हो जाता है कंप्लीट करना, क्योंकि ऊपर से डेडलाइन भी है ना। कंपनी ने कहना भाई 7 अक्टूबर को कर दो, भाई 7 अक्टूबर तक कर दो, हमें 7 अक्टूबर की रिपोर्ट दे दो, हमने नोटिस भेजने हैं सबको, और उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी भेजनी है। बातें हुई है ना सारी पहले 21 दिन वाली और ये वो, ठीक है। अब वो 7 अक्टूबर का प्रेशर है, पीछे दिन फिर कितने रह गए, मेरे ख्याल में 21 निकले, 99 डेज शायद रह गए ना 120 दिन में जो करनी होती।
तो 90-95 दिनों के अंदर भाई बहुत भाग दौड़ लग जाती है। तो स्टैंडर्ड ने इस मसले को समझा, उसने कहा कि ए ऑडिटर साहब, अगर आपको लगता है कि फाइनल ऑडिट जो कि फुल फाइनेंशियल ईयर का होना है, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होना है, उसमें कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की बजाय उसके रेलेवेंट कुछ प्रोसीजर आप इधर परफॉर्म कर लें, मतलब किसी भी टाइम पे। उसने कहा भाईजान आपको कंपनीज एक्ट ने कहा है ना, फ्रॉम द अपॉइंटमेंट टिल द एंड ऑफ फर्स्ट एरियम, तो सर जी अभी भी आप ऑडिटर हो। उसको जगा के वो कहता है कि भाई तू ऑडिटर है, ठीक है, आप अभी भी ऑडिटर हैं, तो आप अभी भी जाके परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल अब बात समझ लें, जब ऑडिटर फाइनल ऑडिट से पहले जाके कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ दैट क्लाइंट, इसको हम कहते हैं इंटरम ऑडिट, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? इंटरम ऑडिट बोला जा रहा होता है। बात कोई हजम हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा, अब इसकी हेल्प क्या होती है? आप खुद पहले ज़रा लॉजिकली सोचें कि किस तरह के प्रोसीजर्स या किस तरह की वेरिफिकेशन कर सकता है ऑडिटर साल एंड होने से पहले। क्या मैं 30 जून 2024 जो भी आया भी नहीं है उसकी डेट पे जो स्टॉक का बैलेंस लिखा उसको मैं फॉर एग्जांपल 31 मार्च को वेरीफाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता भाई। कर सकता हूँ 30 जून 2024 को जो लोन का बैलेंस आ रहा है 50 करोड़ रुपए का, क्या मैं 28 अप्रैल को इंटरम ऑडिट करते हुए उसको वेरीफाई कर सकता हूँ जो अभी आना है फ्यूचर में बैलेंस? नहीं कर सकता। बात आ रही है भाई समझ? तो देखें, फिर सिंपल सा लॉजिक है कि जो चीज़ अभी है ही नहीं उसको हम किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं? बैलेंसेस तो एज एड 30 जून के होने हैं ना, तो अभी कैसे कर लें? सही है। तो अभी फिर क्या करें? हम आगे चलेंगे ना इंशाल्लाह, तो आइज़ा 300 सीरीज़ हमने पढ़नी है, उसमें आइज़ा 315 पढ़ना है। 300 बेसिकली प्लानिंग की सीरीज़ है, प्लान किस तरह करना है ऑडिट। उसमें वो कहेगा 315 में कि जो एंटिटी है जिस क्लाइंट का आप ऑडिट करने जा रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग लें, उसके प्रोसीजर्स समझें, उसके मैनेजमेंट को समझें, उसके कल्चर को समझें, उसके एटीट्यूड को समझें, उसका कंट्रोल इन्वायरमेंट समझें, उसको एसओपीज देखें किस तरह के, चेक एंड बैलेंस किस तरह का है। जितना तगड़ा चेक एंड बैलेंस होगा ऑडिटर को उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी एविडेंस लेने पे, एविडेंस गैदर करने में, क्योंकि चेक एंड बैलेंस तगड़ा हो उधर वही नहीं गलती नहीं होने देगा। होगी तो सही बट चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट विल बी लोअर। और बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है अगर किसी जगह पे कोई कंट्रोल्स हैं जिसका जो दिल कर रहा है जैसे पाकिस्तान में, तो मिस स्टेटमेंट से फिर बात आई इसमें। तो फिर इंटरम के टाइम पे हम ऐसी चीज़ें परफॉर्म कर लेते तो जनरल हैं। मिसाल तौर पे क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली भाई आइजा 315 के मुताबिक, एंटिटी को समझ लिया। अब ये 30 जून के बाद भी तो समझना था, तो एंटिटी कौन सी चेंज हो गई है तो ये अभी समझ लो यार उसको, उसके प्रोसीजर समझो, उसके रेवेन्यू साइकिल, परचेज साइकिल, कैश एंड बैंक साइकिल, ये पढ़ेंगे भी हम चैप्टर 4 या 5 में, ठीक है। तो भाई अभी से वो वाली चीज़ें कर लो आप, समझ रहे बात। तो बहुत सी चीज़ें फिर हम पहले इस लेवल पे कर लेते होते हैं, ठीक है। अभी मैं टेक्निकल वर्ड्स वो वाले यूज़ नहीं कर रहा जो कि इसके लिए बोले जाते हैं, वक्त के साथ साथ हम करेंगे। थोड़ा बुक की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को बेसिक आइडिया हो गया है कि बात यहाँ पर क्या हो रही है, ठीक है। आ जाए उसने भाई कहा है कि जी स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट का पता ही ना कि आपका जो लीगली करवाना होता है एक्सटर्नल ऑडिट, एज डिस्क्राइब इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। वो कहता है कि भाई रिपोर्ट के अंदर ये पॉइंट्स लिखे होते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के हवाले से। क्या? एन ऑडिट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मैंने आपको बताया हुआ है कि एविडेंस वर्ड बोलना ही नहीं है आपने, सादा एविडेंस वर्ड नहीं बोलना। ऑडिट के अंदर एविडेंस ओनली एविडेंस वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमेशा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट बोलना है आप लोगों ने, ठीक है। आदत बनाए हैं इसकी। अच्छा, उसने कहा कि हम रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं कि भाई जान ऑडिट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे ही है द प्रोसीजर्स सिलेक्टेड डिपेंड ऑन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। हमारी प्रोफेशनल जजमेंट पे है कि मैंने कौन से प्रोसीजर है। मैंने कई बार आपको बताया कि अगर 10 ऑडिटर खड़े कर दिए जाएं एक ही चीज़ के ऊपर, सेल को वेरीफाई करना 10 बंदे 10 प्रोसीजर बता सकते हैं, हो सकता है 10 के 10 ठीक
हो सकता है, लाजमी नहीं है, ठीक है। तो प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक हमने अपने प्रोसीजर करने हैं, इंक्लूडिंग द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है कि भाई हमने देखें, कल एक बात हुई थी कि रिस्क बेस्ड अप्रोच है भाई, हम 100% ऑडिट नहीं कर रहे, वी आर नॉट ऑडिटिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एब्सोल्यूट एश्योरेंस, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग परफेक्ट एश्योरेंस, हम परफॉर्म कर रहे हैं रीजनेबल एश्योरेंस भाई। तो रीजनेबल में फिर अगर कुछ चीज़ें देखनी है, 100% नहीं देखनी, तो कुछ की बुनियाद क्या हो, किस बेस पे, एवं ही कहना चल उन्होंने वेख लिया, उन्होंने वेख लिया, उन्होंने वेख लिया, ये हैपैजेडली तो नहीं काम हो सकता ना सारा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिसिप्लिन अप्रोच के साथ होनी है बात। तो भाई फिर हम पहले रिस्क असेस करते हैं, सर कहाँ कहाँ पर ज़्यादा रिस्क है। कल वाली एग्जांपल मैंने कहा कि डायरेक्टर के बच्चे ने आपसे गाड़ी ली है, रिस्क मुझे लग रहा है यार डायरेक्टर का बच्चा है भाई, हो सकता है कि इसको मार्केट टर्म्स पे एट आर्म्स लेंथ बेसिस, बाजू की लेंथ की बेसिस पे, ठीक है, आर्म्स लेंथ बेसिस का मतलब होता है मार्केट में आप जिस तरह आम लोगों को बेचते हो, क्या उसी तरह ही इसको बेचा। तो मैंने देखा कि हो सकता है कि एट आर्म्स लेंथ बेसिस ट्रांजेक्शन भी ना हुई हो, और इस ट्रांजेक्शन की हो सकता है अप्रूवल भी ना दी हो एज पर द कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट ये कहता है ना, अगर किसी का कॉन्फ्लिक्ट है तो वो डायरेक्टर ना बैठे मीटिंग में, बाकी के लोग फैसला करें ये वो, और अगर ज़्यादा डायरेक्टर्स का कॉन्फ्लिक्ट हो तो एजीएम में बात जाए। थोड़ा सा आइडिया तो होगा आप लोगों को। तो मुझे लगा यहाँ पर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, बात आई समझ। तो बेसिकली पहले हम रिस्क देखते हैं। रिस्क का ये नहीं है कि 100% वो रिस्क जो है वो एक्चुअल में भी कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है अल्लाह करे ना हो यार, हम कौन से दुश्मन हैं उनके, बट वी हैव टू इवैल्यूएट द रिस्क, ठीक है। ये हम ऑडिट रिस्क पढ़ेंगे भी आइजा 330 के अंदर। फिर आगे वो कहता है इन मेकिंग दोज रिस्क असेसमेंट, जब वो रिस्क असेसमेंट कर रहे होंगे ना हम कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना रिस्क है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, ठीक है, तो जब वो हम कर रहे होंगे, द ऑडिटर कंसिडर्स इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द एंटिटीज प्रेपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। बात बड़ी मुश्किल से लिख दी है ना जालिम के बच्चे ने। बात को अब ज़रा समझने की कोशिश करें आसान सलीस उर्दू में कि भाई देखें, हर एंटिटी का कोई चेक एंड बैलेंस होता है अंदर। सुबह 9 बजे भाई सारे बंदे आ जाएं एम्प्लॉइज़, एक चेक एंड बैलेंस है, बायोमेट्रिक होगी, चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। अगर आपने लैपटॉप यूज़ करना तो पासवर्ड लगा होगा, चेक एंड बैलेंस है, बात आ रही समझ। अगर सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग एंट्री करनी है आपने, तो एंट्री करने वाला बंदा ये है, अप्रूव करने वाला ये है, उसको फिर उसके बाद आगे रिव्यू करने वाला बंदा कोई और है। मिसाल के तौर पर 3 बंदे रखती हैं, जो सेल्स की जा रही हैं, सेल्स ऑर्डर रिसीव करने वाला बंदा कोई और है, सेल्स ऑर्डर डिस्पैच करने वाला बंदा कोई और है, सेल्स के पैसे रिकवर करने वाला बंदा कोई और है। मिसाल दे रहा हूँ, ये सारी ये एंटिटी ने बनाए हुए हैं इंटरनल कंट्रोल। इस पे आई बिलीव पहले भी बात हुई थी जब हमने कहा था मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके अंदर हमने बात की थी। तो भाईजान ये जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, चेक एंड बैलेंस है, एसओपीज हैं एंटिटी के, ये किसने बनाए होंगे, हमने पहले बात की थी मैनेजमेंट एंड दोस्त विद गवर्नेंस, डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट वगैरह वो जिम्मेदार हैं इसको बनाने के, ऑडिटर नहीं जिम्मेदार। ऑडिटर फिर क्या करता है, ऑडिटर का काम ये होता है उसको असेस करना। पहले तो वो देखता है इंटरनल कंट्रोल मौजूद भी हैं या नहीं मौजूद। अगर एक चीज़ मौजूद ही नहीं है तो फिर तो ये ना फारेगा भाई, ये चीज़ मैं अपने प्रोसीजर लगाऊंगा। अगर एक चीज़ मौजूद है, मतलब वो कह रहे हैं कि हाँ भाई फलां चीज़ें होती है, तो वो कह रहे हैं ना हो भी रही हैं कि नहीं हो रही, ये कैसे पता लगेगा, टेस्ट करके। क्या करके, टेस्ट करके। तो भाई आज आप एक नई टर्म सुनने जा रहे हैं 2 तरह के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं। कितनी तरह के सर, ज़रा समझने की कोशिश करनी है बात को। वैसे अब ये डिटेल में तो आगे जाके आनी है बात, बट उसने छेड़ दिया तो कर लेते हैं। ऑडिट प्रोसीजर का मतलब जो ऑडिटर ने जो काम करने हैं, ऑडिटर के जो एक्शंस हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सर क्या बोलते हैं,
टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यही इंटरनल कंट्रोल्स, कि जो एंटिटी ने कंट्रोल्स लगाए हुए हैं ना, एंटिटी बड़ा कह रही थी भाई हमने बड़े कंट्रोल लगाए, हमने पढ़ा, हमने आमतौर पर एक डॉक्यूमेंट होता है ना इसका कि फलां चीज़ होती है इस तरह इस तरह, हमने कहा यार ज़बरदस्त, चलो ना टेस्ट कर लें इसको। हमने इसको टेस्ट कर लिया। अगर मौजूद ही ना होते या वीक इंटरनल कंट्रोल होते, बहुत ही वीक होते, तो फिर हम टेस्ट करते। वीक चीज़ है बिल्कुल, उसको क्यों टेस्ट करना है? क्योंकि आगे उसने इसी पैराग्राफ में लिखा है कि ये जो टेस्टिंग होनी है, कंट्रोल्स का वीक होना या स्ट्रांग होना, इसका आपके ओपिनियन के ऊपर कोई असर नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई कंट्रोल्स हैं ही नहीं, जिसका जो दिल कर रहा है कर रहा है, कोई पासवर्ड नहीं लगे हुए, वही बंदा ऑर्डर भी ले रहा है, वही बंदा डिस्पैच भी कर रहा है, वही अपनी जेब में पैसे भी डाल रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। परचेज वाला भी 5-5 6-6 काम एक ही बंदा कर रहा है। देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। फॉर एग्जाम्पल बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, हमने कहा यार तो बेड़ा गर्क है, इसकी तो रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। करने लगे, साथ ही ये स्टैंडर्ड बीच में आ गया, कहता है यार नहीं नहीं मैंने तुम्हें रोका हुआ है। मैंने कहा है कि इंटरनल कंट्रोल्स जैसे भी हों ओपिनियन पे असर नहीं पड़ेगा। पढ़ें ज़रा, उसने कहा गया है कहता बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। आप ओपिनियन के अंदर ये नहीं लिख सकते कि एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं। बात आई समझ? ये तो समझ आ गई ना कि ओपिनियन के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स का असर नहीं है सिवाय एक कंट्रोल के। वो अभी नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, वो आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। 99.9% आपके इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल ही फारिग हो, ओपिनियन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट के ऊपर देखिए, रिपोर्ट जाती है टू दी मेंबर्स। किसको जाती है? टू दी मेंबर्स। मेंबर्स को जाती है, जिन्होंने आपको अपॉइंट किया उन्हीं की तरफ जाती है। मेंबर्स का मतलब ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को, उनको नहीं बताना, उनको नहीं बताने का भाई। तो किसको बताना फिर? ये अभी कर लेते हैं डिस्कस। और अगर इस टेस्टिंग का ओपिनियन के ऊपर असर कोई नहीं है तो फिर इसको टेस्ट क्यों करना है भाई? क्यों एफर्ट करें, क्यों प्रोसीजर्स लगाएं, क्यों वॉक थ्रू टेस्टिंग करते हैं पूरी? फॉर एग्जांपल वो एक प्रोसेस उसने बताया हुआ है, पहले हम सेल यहाँ से आती करते 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 ये फलां 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 प्रोसीजर होते हैं सिस्टम में या मैनुअली। तो ऑडिटर साहब फिर टेस्ट करते हैं, अच्छा चलो मैं खुद करके देखता हूँ क्या ये प्रोसीजर हैं भी सारे। वॉक थ्रू टेस्टिंग इसको बोलते हैं, ठीक है? क्यों मेहनत करें यार इतनी? इसका जवाब अभी आपको देता हूं थोड़ी देर में। तो भाई एक होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और दूसरा ऑडिटर साहब करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव का मतलब होता है सब्सटेंशिएट करना, किसी चीज को वेरीफाई करना डिटेल में जाके, सही है? तो एक आपके होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, द अदर वन इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। आहिस्ता आहिस्ता ये इन टर्म्स की समझ आएगी, आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा सब, ठीक है? यकदम नहीं, इजी हो के आप अभी चलें। जितना कि मैं समझा रहा हूं उतना समझें, वो अगर नहीं समझ आ रहा तो बताएं डिटेल में। अभी आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो भाई वो ऑडिट स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो माशाल्लाह बहुत दूर तक जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ऐसा कमाल हो जाएगा, ऐसे बैठे हुए ऑडिट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ऑडिटर साहब ने जो प्रोसीजर परफॉर्म करने, एक होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, द अदर वन इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव के आगे दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल का मतलब होता है रेशियोज वगैरह निकाल के एनालिसिस करके फिगर्स को देखना, समझना, रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना। ये समझना कि यार सेल बढ़ रही है तो यार रिसीवेबल भी तो बढ़ने चाहिए ना, लॉजिकली। हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन गलत हो अगर मैं डिटेल में जाऊंगा। तो दूसरा क्या होता है? टेस्ट ऑफ डिटेल, सही है? TODs, टेस्ट ऑफ डिटेल। ये मजदूरी है। मजदूरी का मतलब एक एक इनवॉइस देखो भाई, जो भी सैंपल आपने सेलेक्ट किया उसमें वाउचर्स देखो, एग्रीमेंट्स पढ़ो, डिटेल में जाओ। ये होता है जरा रिलैक्स होके काम। रेशोज देख लो, GP रेशो क्या है, NP रेशो क्या है, ऑपरेटिंग रेशो क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है, आगे पढ़ी भी होंगी आप लोगों ने भी, इधर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे जब भी ये स्टैंडर्ड भी आएगा आपका आइजा 520 का, आइजा 520, ठीक है? उसमें हम बड़ा तगड़े तरीके से इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एनालिटिकल किस तरह परफॉर्म करना है। तो भाई यहाँ से भी हमें एविडेंस मिल जाता है, सही है? यहाँ से मिल जाता है। टेस्ट ऑफ डिटेल मजदूरी है,
और एक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ये कंट्रोल्स का टेस्ट के जो कि एंटिटी के अपने ही कंट्रोल्स हैं। तो भाई अब यहाँ पे अब मैं आपको मकसद बस बताने लगा हूँ कि कंट्रोल्स की टेस्टिंग ऑडिटर साहब क्यों करते हैं। कंट्रोल तो एंटिटी के हैं, बनाना भी एंटिटी की जिम्मेदारी है, उनको इंप्लीमेंट करना भी, चलाना भी सारी तो एंटिटी की जिम्मेदारी है। और हमें स्टैंडर्ड ने ये भी रोक दिया कि भाईजान तुम टेस्ट कर लो बट इसके ऊपर ओपिनियन नहीं दे सकते तुम। तो सर फिर सानू फायदा की है, सानू फायदा की है, हमें ये फायदा है। हमने कल भी ये बात की, हम कर रहे होते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच एंड साथ साथ ही एक वेल डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ, सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ हम चल रहे होते हैं। तो सर देखें, हम फिर क्या करते हैं, हम कंट्रोल्स पहले तो स्टडी करते हैं ना जाके उनके, इसलिए तो इंटरम के टाइम पे चले जाते हैं यार, कंट्रोल स्टडी करो भाई। अंडरस्टैंडिंग लो एंटिटी के आइजा 315 के मुताबिक, ठीक है, आइजा 330 के मुताबिक रिस्क असेसमेंट करो, कौन कौन से एरियाज ज़्यादा रिस्की हैं, लोन ज़्यादा रिस्की है, पीपी ज़्यादा रिस्की है, स्टॉक रिस्की है, सेल्स रिस्की है, परचेज रिस्की है, व्हाट इज़ मोर रिस्की, व्हाट इज़ लो रिस्क लेवल, ठीक है, वो आपने सारा कुछ देख लिया। आपने फिर कंट्रोल्स को जब स्टडी कर लिया, आपको लगा कि यार हाँ ये कंट्रोल लग तो सही रहे हैं, लेकिन टेस्ट करने पड़ेंगे ना, लगने से कुछ नहीं होता। हो सकता है कि वो होता है ना कि चीज़ जो नज़र आ रही होती है वो नहीं होती, तो इस तरह बड़ी बार हो जाता है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल्स देखे पढ़े, अब उनको टेस्ट करो। आपने लेट से टेस्ट कर लिए कंट्रोल्स, आपको लगा यार क्या कंट्रोल्स हैं, किसी बड़ी कंपनी के नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई यही नेस्ले का, यूनिलीवर वगैरह का, ठीक है, आपने देखा, आपने कहा यार क्या कंट्रोल है, इधर तो गलती का चांस ही नहीं है। आपका सिस्टम के ऊपर यकीन बढ़ गया, आपका सिस्टम के ऊपर यकीन बढ़ गया, आपने ज़्यादा टाइम लगा लिया टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे। ये लाजमी परफॉर्म करने, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूँ, टीओसीज परफॉर्म करना इज़ नॉट मस्ट, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। स्टैंडर्ड आपको ये नहीं कहते कि लाजमी करो, इसका मकसद अभी आपको समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सब्सटेंटिव परफॉर्म करना लाजमी है, ये मस्ट है, बट इसकी जो एक्सटेंट है ना कि किस हद तक करना है, वो तो प्रोफेशनल जजमेंट है ना मेरी। अगर मैंने टीओसीज परफॉर्म किया और मुझे लगा कंट्रोल्स बड़े ज़बरदस्त हैं, तो भाई फिर मैं फॉर एग्जांपल पहले मैंने 100 में से 40 चीज़ें देखनी थी, ये परफॉर्म किए बगैर मैंने टीओसीज किया, मैंने कहा ज़बरदस्त, हो सकता है मेरी प्रोफेशनल जजमेंट क्या है 100 में से 15 देखो बस बहुत है। क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है भाई, जब निकलना ही कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी रिस्क असेसमेंट ने क्या कहा कि सर जी आपका कंट्रोल रिस्क क्या है, कम है, कंट्रोल्स तगड़े हैं, रिस्क कम हो गया। तो जब रिस्क कम हो गया तो क्यों ज़्यादा एफर्ट करें, रिस्क कम वेरिफिकेशन भी कम, सिंपल। अभी ये बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, अदरवाइज ऑडिट रिस्क आइजा 330 में पढ़ेंगे। आपके ऑडिट रिस्क का, कंट्रोल रिस्क और एक इनहेरेंट रिस्क होता है, इनका क्या ताल्लुक है आपस में। फिलहाल आप बात समझ रहे हैं कि सर जब कंट्रोल्स टेस्ट किए और कंट्रोल अच्छे निकल आए तो यार क्यों खपना है, मान लो यार उनकी फिर एंटिटी दी टेस्ट किया है, वैसे नहीं मानना। अच्छा दूसरी तरफ अगर कंट्रोल्स पढ़े हैं, दिखने में अच्छे थे, टेस्ट किया तो फारिग। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। फारिग निकले तो क्या करें, मजदूरी करो, फिर रज के करो मजदूरी। ये तो सिनेरियो हो गया ना कि पढ़ने में अच्छे थे, हो सकता है कि हैं ही नहीं। हमने क्या कंट्रोल्स क्या हो करना है, कोई नहीं यार बस सेठ साहब जो कह रहे हैं वही हो जाता है, कंट्रोल्स हैं तो भाई फिर टेस्ट ही क्यों करना है। देखो टेस्ट आपने तब करना है जब अपेरेंटली प्राइमा फेशी आपको ये लग रहा हो कि कंट्रोल्स अच्छे हैं, मौजूद हैं, फिर उनको टेस्ट कर लोगे क्या वाकई अच्छे हैं। अगर कंट्रोल्स हैं ही नहीं तो फिर किस चीज़ को टेस्ट करना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना भी और उनका भी। तो फिर ज़्यादा काम इधर ही सारा करो। तो आइए बात समझ, तो भाई दो तरह के। अब वो ये कह रहा है कि यार ये टीओसीज तो कंट्रोल्स तो मतलब पहले भी मौजूद होंगे ना, 30 जून पे भी वही होने हैं, पहले भी वही होने हैं, तो इसको 30 जून के बाद करने के बजाय बेहतर नहीं है अभी कर लो, किसी भी टाइम पे जाके कंट्रोल्स की टेस्टिंग कर लो। आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि क्या इनके कंट्रोल्स किस तरह के, आप उसी हवाले से अपनी सारी अप्रोच ऑडिट की आगे की बनाओ कि मैंने सब्सटेंटिव किस लेवल पे किस तरह से ज़्यादा करने हैं ये वो। आइए बात समझ। अब कुछ मुझे पता है परफेक्ट तो अभी नहीं आई होगी क्योंकि अभी रिक्वायर्ड भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आपको इंशाल्लाह खिलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑडिट ऑल्सो इंक्लूड्स इवेल्युएटिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा बल्कि एक बात ज़रा समझ ले, उसने कहा कि बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस। हाँ उसने कहा था ना कि इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट तो कर लो बट ओपिनियन नहीं देना। ओपिनियन का मतलब रिपोर्ट में नहीं डालना।
तो फिर हमने कहा इसका मकसद क्या था करने का, तो हम समझ गए कि यार एक मकसद तो यह है कि हमारी हेल्प हो जाती है। अगर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग निकल आए, वी विल रिलाई ऑन देम, हम उन पर रिलाई ज़्यादा करेंगे। सब्सटेंटिव तो करने ही करने हैं परफॉर्म, स्टैंडर्ड कहता है लाजमी परफॉर्म करने हैं सब्सटेंटिव, बट चलो यार इनके ऊपर रिलाई कर लेंगे, सब्सटेंटिव कम कर देंगे। अगर कंट्रोल्स वीक आए, वी वॉन्ट रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स, हम उन पर रिलाई करेंगे ही नहीं, हम उन पर यकीन नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम सब्सटेंटिव ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, खुद मजदूरी करेंगे, डिटेल में जा जाकर चीज़ें देखेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ज़्यादा। ठीक है, एक तो मकसद ये था। दूसरा मकसद इसका क्या होता है, या आप ये कह लें कि अगर इसके ऊपर ओपिनियन नहीं देना, तो हमने तो कल पढ़ा था समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन। देखिए बातें लिंक करके चलनी है, कॉन्फ्लिक्टिंग बात इंशाल्लाह आपको नहीं यहाँ पे इस क्लास में नजर आएगी। अगर आपको कहीं पे फील होता है कि यार मैंने कहीं पे कुछ कह दिया था, अब मैं कुछ कह रहा हूँ, फ़ौरन बात करनी है, आपने फ़ौरन क्वेश्चन रेज करना है, क्योंकि रट्टे नहीं मारने, हमने समझ के चीज़ को चलना है इंशाल्लाह। अभी हमने कल बात की थी कि भाई समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन, तो हमने कहा कि भाई आपने ये तो कह दिया कि यार इसका ओपिनियन के ऊपर असर नहीं पड़ना, तो कहीं पे तो पड़ेगा ना, इसका मतलब आप इसको कहीं पे डॉक्यूमेंट ही नहीं कर रहे, तो ये तो ज्यादती है। कैसे पता लगेगा कि आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए हैं, कैसे पता लगेगा? तो सर एक तो ये है कि टेस्ट जब आप करते हैं तो उसको भी आप डॉक्यूमेंट करते हैं, हमने कौन सा वाउचर देखा, उस पर क्या क्या प्रोसीजर लगा है। सेकेंडली कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस के ऊपर हम बोर्ड को भी बताते हैं या मैनेजमेंट को भी बताते हैं। ठीक है, उस लेटर को बोला जाता है मैनेजमेंट लेटर। क्या बोला जाता है? ML, मैनेजमेंट लेटर बोला जाता है। मैनेजमेंट को बताते हैं कि सर ये आपकी कंट्रोल वीकनेस है। मिसाल के तौर पे आप लोग 50-50 हज़ार रुपये के जो खर्चे हैं वो कैश में कर रहे हैं, जबकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक 50 हज़ार से ऊपर का खर्चा कैश में नहीं, आपका 25 हज़ार से ऊपर का खर्चा कैश में नहीं होना चाहिए, वो आपको एडमिसिबल खर्चा नहीं मानेगा। आपको वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए मसले आ जाने हैं, आपको नोटिस आ जाना है, आपके कंट्रोल्स वीक हैं सर। ठीक है, वैसे हमने वेरीफाई कर लिया वाकई वो खर्चा सही मकसद के लिए हुआ, ये वो हर चीज़ देख ली, बट ये देखें ना कंट्रोल आपका नहीं है इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये हमने उसको बताना है नॉट इन दी ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर नहीं, किसके अंदर बताना है? हमने उनको ML के अंदर, मैनेजमेंट लेटर। डॉक्यूमेंट तो करना है ना भाई, तो कंट्रोल वीकनेसेस आर रिपोर्टेड इन दी मैनेजमेंट लेटर, ये भी एक डॉक्यूमेंट एक है। अब आपको अभी तक 2 डॉक्यूमेंट पता लग गए हैं। एक तो है कि ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट देनी है, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें जानी है, और फिर एक और मैंने आपको बता दिया कौन सा, मैनेजमेंट लेटर। मैनेजमेंट लेटर क्या होता है? हम बोर्ड को या मैनेजमेंट को लिखते हैं, ये मेंबर्स को नहीं जाता, मेंबर्स को रिपोर्ट जाती है। ठीक है, ये बोर्ड या मैनेजमेंट को हम लिख देते हैं कि भाईजान ये आपके कुछ कंट्रोल वीकनेसेस हैं और इसके ऊपर हमारी रिकमेंडेशंस ये हैं भाई, और इसका क्योंकि रिस्क ये था, आपकी कंपनी को ही नुकसान होना है, हमें क्या है, हम तो ओपिनियन इसके ऊपर नहीं दे रहे, हम तो ओपिनियन अपना उन्हीं मिस स्टेटमेंट वगैरह के ऊपर दे रहे हैं। बात आई समझ? तो हम दूसरी जगह पे कहाँ इसको रिकॉर्ड करते हैं? ML में। अगला पॉइंट, Audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies, obviously used, and the reasonableness of accounting estimates. ये हमने कल भी बात कर ली है, as well as evaluating the overall presentation of the financial statement. Okay. अब उसने आगे बात की है कि ऑडिट फील्ड को आमतौर पर 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है, दी इंटरम एंड फाइनल। कहते हैं इंटरम ऑडिट आमतौर पर दिस इज परफॉर्म्ड बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ये आमतौर पर ईयर एंड से पहले किया जाता है, एंड मे इंक्लूड डिस्कशन विद स्टाफ एंड मैनेजमेंट डिजाइन टू एनहांस द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। स्टाफ से डिस्कशन करो, मैनेजमेंट से डिस्कशन करो, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग अपनी लो। दिस विल इनेबल द ऑडिटर टू मोर फुली प्लान द ऑडिट एंड होपफुली रिड्यूस द वर्क परफॉर्म्ड एट ईयर एंड। ऑब्वियसली क्योंकि आपने स्टैंडर्ड आपको कहता है कि भाई आपने करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी ही लेनी है। तो जब स्टैंडर्ड ने बोल दिया है, और हमने आइजर 200 में क्या बोल के आए हैं, पहली रिक्वायरमेंट उसकी ये थी कि भाई यू विल कंप्लाई विद द ऑल रेलेवेंट अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जब उसने क्या जो दिया था कंप्लाई करेंगे, तो आइजा 315 भी तो उसी में से है ना भाई, कंप्लाई तो करना पड़ना था। तो ईयर एंड के बाद जो करना था 95 डेज के अंदर अंदर पूरा ऑडिट भी करना है। इतनी बड़ी कंपनी सामने आई है तो बेहतर नहीं है पहले कर लो। अच्छा, ये लाजमी नहीं है इंटरम ऑडिट करना, सही है, बेहतर है अगर बड़ा ऑडिट। अगर फॉर एग्जाम्पल छोटी सी कंपनी आपको लग रहा है वैसे ही 10-15 दिन में होना है, और यार हमें पहले भेज के टाइम ज़ाया करना है अपना भी उनका भी, सही है, बड़ा ऑडिट हो पहले भेज दो। फिर वो कहता है जी आप प्रॉपरली प्लान भी कर सकते हो, कौन कौन से रिस्की एरियाज है, रिस्क असेसमेंट पहले कर लो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वगैरह पहले कर लो, रिस्क एरियाज आपको पता लग जाएंगे, किस बंदे को कौन सा एरिया एलोकेट करना है, पहले से वो हो सकती है तैयारी।
रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये वो कहता है कि आप पहले से इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हो। परफॉर्मिंग सम प्रीलिमिनरी कंट्रोल टेस्टिंग और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वो कहता है छोटी मोटी जो है इनिशियल लेवल की टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर सकते हो, थोड़े बहुत सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी आप कर सकते हैं थोड़े बहुत। फॉर एग्जाम्पल शेयर कैपिटल है, ठीक है, वो वैसे भी खैर एक वन स्टेप ही उसके वेरिफिकेशन होती है, वो SCCP के डॉक्यूमेंट से देख लिया जाता है कि क्या शेयर कैपिटल है, कौन से डायरेक्टर्स वगैरह। वो कहते हैं यार ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप पहले ही कर लो, ये सब्सटेंटिव है ना, ठीक है। कंट्रोल की समझ आ गई ना, कंट्रोल चेक एंड बैलेंस है, जो कंपनी ने प्रोसीजर्स रखे हुए हैं उनको देखना टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। सब्सटेंटिव से मुराद क्या है कि आपने फाइनेंशियल्स को वेरीफाई किस तरह करना है, ठीक है। इसका इंशाल्लाह घबराना नहीं है कि सर ये क्या खुद से ही बनाने पड़ेंगे, कि नहीं भाई, आपको इंशाल्लाह एक बेहतरीन अप्रोच बताई जाएगी, ठीक है। सब्सटेंटिव हमारे स्टार्ट होंगे आई गेस चैप्टर 8 से, आई बिलीव स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है, चैप्टर 7 या 8 से। पहले उसकी आपको मैं अप्रोच बताऊंगा बड़ी ज़बरदस्त, आपने उस अप्रोच को फॉलो करते हुए किसी भी हेड का, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हेड का किसी भी तरह का प्रोसीजर आप बना सकेंगे। अजर्शन वाइज चलता होता है, अभी ना घबराना कि अजर्शन क्या है, ठीक है, उस वक्त कर लेंगे। अच्छा, उसने कहा यार ये तीन चीज़ें आमतौर पे इंटरम पे कर ली जाती है। फाइनल ऑडिट होता है ये तब बनता है जब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अभी इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की तरफ से आती है भाई ये बन गई, क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी थी, बट प्रैक्टिकली हम ही बना रहे होते हैं, ऑडिटर साहब ही, ठीक है, वही जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना रहे होते हैं उनकी। ऐसे ही है प्रैक्टिकली पाकिस्तान में तो एटलीस्ट, कि वो आपको डाटा दे देते हैं कि सर हमें तो नहीं बनानी आती, आप ही बना दें प्लीज़। बट उसकी जिम्मेदारी किसकी है लीगली, और उसके ऊपर साइन किसके होने हैं वो तो आपको पता है कि मैनेजमेंट के होने। फिर अब उसने नीचे कह दिया नॉर्मली द इंटरम ऑडिट वर्क इज परफॉर्म बाय फ्यू, और थोड़े लोग, बट सीनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं आमतौर पे, सही है, थोड़े लोग होते हैं लेकिन जिनको पता होता है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाहर में जाके हमारे काम आएंगी। तो ज़्यादा सीनियर लेवल का बंदा होता है, उसने पहले 2 4 5 ऑडिट किए होते हैं, उसे समझ होती है, तो वो उस हिसाब से कर रहा होता है काम, ठीक है। फाइनल ऑडिट जो है वो ज़्यादा लॉन्गर है, वो जाहिर है उस पर ज़्यादा टाइम लगना है, और वो उसमें ज़्यादा टीम इन्वॉल्व होती है। अगेन टेलिंग यू के इंटरम ऑडिट इज़ नॉट कंपलसरी, लाजमी नहीं है कि आपने करना ही करना है, भाई आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़रूरत पेश आ रही है तो कर लें, वरना कोई लाजमी कोई नहीं। और आइए बात समझ, एक बेसिक सी बात थी, इसको सिंपल रटे के थ्रू भी याद किया जा सकता है, बट मेरा नहीं ख्याल कि वो सही अप्रोच है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, आहिस्ता 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 आगे जाके सारे खुलने, ठीक है। तो आज हमने एक तो इंटरम फाइनल को समझ लिया, सेकंड आज हमने एक और चीज़ सीख ली है, ऑडिट प्रोसीजर 2 तरह के होते हैं जो ऑडिटर परफॉर्म करता है। प्रोसीजर से मुराद क्या है, काम जो उसने करना है, ठीक है। 2 तरह के प्रोसीजर कर रहा होता है, एक TOCs हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इनको आमतौर पे फिर हम एब्रीवेशन TOCs बोल देते हैं, और द अदर वन इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव की आगे 2 टाइप्स हैं, वन इज एनालिटिकल प्रोसीजर एंड द अदर वन टेस्ट ऑफ डिटेल में टेस्ट करना, मजदूरी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो भाई मजदूरी से बचना है तो कोशिश करो ना कि कंट्रोल्स अच्छे हों, दुआ करो, और फिर उसको टेस्ट भी कर लो। कंट्रोल्स को टेस्ट कर लिया, मजदूरी कम हो जाएगी आपकी रिलायंस, क्योंकि इन दी एंड तो ऑलरेडी करना है ना, ये भी आपने किया प्रोसीजर, वो भी आपने किया, बट दीज आर नॉट मस्ट, बट दीज आर मस्ट, ये लाजमी है। एक्सटेंट कितनी हो सकती है ये प्रोफेशनल जजमेंट है, ठीक है। चलें जी आगे आ जाएं, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्या फ़ायदे नुकसान है इस स्टैट्यूटरी ऑडिट के, ये पढ़ लेते हैं भाई। अच्छा, ये हमने पहले भी बात एक बार की थी कि पाकिस्तान में लोग फ़ायदे नुकसान के लिए ऑडिट नहीं करवाते, मजबूरी की खातिर करवाते हैं, ठीक है। उनको कोई शौक़ नहीं है अपने क्रेडिबिलिटी का, ये वो सिंपल कहते हैं यार कानून ने कह दिया हुआ, फंसे हुए हैं, ठीक है, तो करवा लेते हैं। लेकिन चलो अब क्लाइंट को कहानी डालने के लिए तो इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। तो आगे देख लेते हैं क्या एडवांटेजेस हैं जी आपको। पहले नंबर वो कहते हैं इट इंक्रीजेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, इसमें क्या समझाऊं। इट कन्फर्म्स द मैनेजमेंट दैट दे हैव परफॉर्म द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज करेक्टली। वाह, उनको पता चल जाता है कि भाई आपकी जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी थी, कंपनीज एक्ट ने आपके जिम्मे लगाया हुआ था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, सबमिट करना, ये वो आपने बड़े अच्छे से निभा लिए सर, थैंक यू। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अश्योरेंस टू मैनेजमेंट दैट दे हैव कंप्लाइड विद नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स सच एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी उसने कहा कि आपने कर ली हैं। ये ना कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। जैसे हमने पहले भी एक बात की थी कि कई बार क्या होता है कि आपने एक स्टेटमेंट देनी होती है कि मैंने कंपनीज एक्ट के साथ कंप्लाई किया है, कंप्लायंस स्टेटमेंट उसको बोलते हैं, सही है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है, ठीक है।
उसके साथ कंप्लायंस मैंने की है, तो उसको भी ऑडिटर साहब क्या करते हैं, रिव्यू वगैरह कर देते हैं। अब वो देखिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट असल वाली तो ऑडिट की थी, ठीक है, कि आपने ऑडिट करवाना है, लेकिन कई बार दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी आती है तो वो भी साथ ही हो जाती हैं, तो उस वाले से। देन इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑडिट अगर करवाएंगे तो भाई इंटरनल कंट्रोल्स जो भी टेस्ट करने हैं हमने, हम आपको एमएल में लिख के देंगे, सर प्लीज़ हमसे करवा लें, ठीक है। हु वेयर इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक और इनएडिक्वेट, द ऑडिटर विल गिव रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर लिखो ऊपर इन दी मैनेजमेंट लेटर, ताकि अब आपको पता लग गया है कहाँ पर देता है रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, इन दी मैनेजमेंट लेटर, इसको कहीं मेंशन कर लें यहाँ पे, ठीक है। दिस विल असिस्ट मैनेजमेंट इन रिड्यूसिंग रिस्क एंड इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ, चलो सही है। आगे बात आ गई, इवन व्हेन अ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब वो कहता है कि अगर हो सकता है आपका रिक्वायर्ड ही ना हो, जैसा कि ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है और इनका पेड अप कैपिटल भी 1 मिलियन से कम है, उनके लिए ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है एज पर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 234, ठीक है। तो उनके लिए भी हम थोड़ा सा कहानी डालने की कोशिश करने लगे। हमने कहा कि बेशक आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू स्मॉल कंपनी स्टैट्यूटरी एग्जाम्पशन लिमिट्स वगैरह, एंड ऑडिट विल स्टिल इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पब्लिश फाइनेंस। अभी भी भाई उनकी वो बढ़ाएगा। दिस मे बी इंपॉर्टेंट फॉर पोटेंशियल लैंडर्स टू द कंपनी। कहते हैं जब लोग आपको कर्जा लेते हैं बैंक्स वगैरह, तो उनको भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ सकती है भाई, तो वहाँ पर एक प्री कंडीशन के तौर पर हो सकता है। प्री कंडीशन होती है कि भाई पहले ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाओगे, ये शर्त पूरी करोगे, तब हम आगे चलेंगे। तो कहता है उधर भी आपकी हेल्प हो जाएगी भाई, ठीक है। तो हमने मतलब कहानी डाल दी उसको, ओके। कुछ नुकसान भी, सबसे पहले कॉस्ट है भाई, खर्चा आता है, ठीक है। खर्चा आएगा, आपने एक फर्म ज़ाहिर है हायर की है, ठीक है, तो वो पैसे भी लेंगे आपसे, उनकी टीम आएगी है वो। उसने कहा हाउ इफ द ऑडिट फर्म इज ऑलरेडी हायर्ड टू कैरी आउट नॉन ऑडिट वर्क सच एज एडवाइजरी, एडिशनल कॉस्ट में भी फेयरली स्मॉल। अगर एक ऑडिट फर्म पहले भी आपको कोई सर्विसेज दे रही है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि ऑडिट का कम फिर ले। फॉर एग्जांपल हमारे जो कई क्लाइंट्स हैं रिटेनर्स पे, जिनका फाइनेंस फंक्शन पूरा हम देख रहे हैं, मतलब है कि उनकी अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, टैक्सेशन, उनके एससीसीपी के मैटर्स वगैरह सारा कुछ हम देख रहे हैं। अब साल भर ऑडिट भी हमने ही उनका करना है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता कि अब उन्हें कहें कि फॉर एग्जांपल पहले आप वैसे अमाउंट बोल रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 10 रुपये पर मंथ देते हैं, ठीक है, तो अब जी हमें 100 रुपये महीने का दे दें, 100 रुपये ऑडिट का दे दें। वो कहेगा भाई आपको 10 महीनों का जो मैं देता था वो मैं एक ऑडिट का दे दूँ आपको, तो वो खुद भी लॉजिकल नहीं लगती बात, जुल्म ही है सीधा सीधा। तो फिर वो क्या होता है, हम कहते हैं यार क्योंकि हमें पहले काफ़ी चीज़ों का ऑलरेडी पता ही है, तो हमारी उतनी एफर्ट नहीं लगनी है आपके ऑडिट पे। तो ऐसे करें कि आप फॉर एग्जांपल आमतौर पे हम 100 चार्ज कर रहे होते हैं अगर हम बाकी सर्विसेज नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप ऐसे करें 30 दे दें, 40 दे दें, ठीक है, क्योंकि आप थ्रू आउट द ईयर हमारे साथ रहे हैं, हमें आपका सारा पता है, बात आई समय। तो ये उसने कहा कि कॉस्ट इस तरह बच भी सकती है अगर आप नॉन ऑडिट वर्क। बेसिकली आई कैप शायद चाह रहा है कि ये क्लाइंट्स पढ़ें इन चीज़ों को और वो थोड़ा सोचें इसके ऊपर। फिर उसने कहा दूसरा क्या है, डिस्ट्रप्शन कॉस्ट टू अ कंपनी स्टाफ ड्यूरिंग द, जब ऑडिट होता है भाई हर बंदा ऑडिटर साहब के आगे पीछे, जो टीम चली गई है वो उन्हीं को खुश करना है, क्योंकि ऑडिटर को एक्सेस है हर इन्फॉर्मेशन की। वो किसी को किसी भी टाइम में बुला लेता है, सर आए ज़रा बात करनी है आपसे, ये वो तरीके के साथ, ऑब्वियसली वी आर नॉट द इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है। तो वो हम डिस्कस उससे करते हैं, कभी सीएफओ के पास चले गए, कभी सेल्स डायरेक्टर के पास, कभी प्रोडक्शन हेड के पास, कभी जी हमने कहा चलो इन्वेंट्री का अपना सारा सिस्टम हमें दिखाएं किस तरह चलता है, साइकिल पूरा समझाएं, कभी कैशियर के पास चले गए, कैश काउंट करो, सही है। तो अब वो उनकी जो रूटीन के काम होते हैं ना क्लाइंट के, वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। खैर ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ये कि इधर लिख ही दिया जाए। फिर आ गया सम आइटम्स इन दी सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माइट बी एस्टिमेट, ऑब्वियसली कहता भाई एस्टिमेट्स होते हैं, पहले ही बात हो गई है कि मैनेजमेंट ने एस्टिमेट्स लगाए होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, ठीक है, कोई कंटीजेंसीज हैं, कोई कमिटमेंट्स हैं वो डाली हुई हैं जो अभी पता ही नहीं है, और कोई प्रोविजंस हैं, डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं, यूजफुल लाइव्स हैं, ये सारे एस्टिमेट्स ही हैं ना भाई, ठीक है। तो वो कहता है अब उनको जो है बिल्कुल एक्यूरेटली असेस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फ्यूचर के एस्टिमेट्स हैं, हम सिर्फ एक बेस्ट जजमेंट ही अपनी ले सकते हैं, जो इन दी एंड तो जजमेंटल ही हो गया ना। फिर मतलब है कि अगर कोई बंदा चाहता है यार मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट तो चलो छोड़ो, मैं वॉलंटरी ऑडिट करवाना चाह रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी उसे हम कहेंगे यार ये लिमिटेशन है क्या है इनहेरेंट, कि हम 100% तो नहीं आपको फिर भी बता सकेंगे क्योंकि एस्टिमेट्स भी इन्वॉल्व है। फिर उसने कहा जी फ्रॉड कई बार होता है, ठीक है,
डेलिबरेटली जानबूझ के चीज़ें छुपाई जाती हैं, वो नहीं भी कई बार मिलती हैं, ये भी एक लिमिटेशन है। फिर उसने कहा है इन ऑर्डर टू बैलेंस कॉस्ट एंड एफिशिएंसी द ऑडिटर रूटीनली यूजेस सैम्पलिंग रादर देन टेस्ट एवरी आइटम, ये एक है। एब्सोल्यूट ऑडिट नहीं करते, इसमें आगे लिख लो वी प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस नॉट द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। उसने कहा कि अपनी कॉस्ट टाइम वगैरह को बचाने के लिए सैम्पल बेसिस पे हम चलते हैं ना, हम 100 में से 30-35 चीज़ें 40 चीज़ें जो भी हमारी प्रोफेशनल जजमेंट है उसके मुताबिक, और आइजा 530 पढ़ेंगे और इस सैम्पलिंग का, उसके मुताबिक हम कर रहे होते हैं। ठीक है, हम हर चीज़ नहीं कर रहे होते, तो ये भी एक लिमिटेशन है, हो सकता है कई चीज़ें रह जाएं। फिर वो कहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ रोबस्ट अ क्लाइंट सिस्टम आर दे विल ऑलवेज इनकॉर्पोरेट सम डिग्री ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। कहते हैं जितना मर्जी आपका ज़बरदस्त सिस्टम है, जितना मर्जी ज़बरदस्त सिस्टम है, हमेशा उसके अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होंगी, कुछ नेचुरल मसाइल होंगे जिनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ये कह लें कि अगर आपकी ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री है, आपकी कोई फैक्ट्री है ऑयल एंड गैस की, उसमें जितना मर्जी आप ज़बरदस्त सिस्टम बना लें उसमें स्टिल लीकेज के इश्यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, वो आप इसको 100% अवॉइड कर ही नहीं सकते चीज़ को। अब जब इशू होंगे तो उसमें फिर फ्रॉड भी हो सकता है, जाहिर है। जब एक दरवाज़ा खुलता है तो फिर उसका यूज़ अब्यूज़ दोनों ही हो सकते हैं ना। आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, हर इंडस्ट्री के कोई ना कोई इनहेरेंट लिमिटेशन ज़रूर होती है, तो इस वजह से 100% चीज़ों के ऊपर जो है वो अबूर नहीं लिया जा सकता होता। ठीक है, तो देन उसने कहा ऑडिट एविडेंस इस परसुएसिव, ये एक तो पहले भी बात हो गई है कि ये कंक्लूसिव हतमी नहीं होता, बस एक परसुएसिव ही होता है। ठीक है भाई, तो सर ये था हमारे फ़ायदे नुकसान, और होपफुली आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसमें समझ आई होंगी। चैप्टर 1 हमारा एंड हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हम कर लेंगे, और देन ऑब्वियसली आई विल शेयर सम क्वेश्चंस विद यू पास्ट पेपर के। हमें पता है कि ऑडिट के पेपर में MCQs नहीं आने भाई, सही 100 नंबर का वो दूसरा ही सारे क्वेश्चन है, इसमें कुछ वो रिप्रोडक्शन के सिंपल आ जाएंगे, कुछ केस सिनेरियोज होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली चलना है। प्लीज़ आप लोगों को 5 डेज़ क्लासेस रखने का क्या मकसद है, ज़्यादा एफर्ट ऑब्वियसली मेरे एंड से ये होगी कि मैंने लेक्चर्स डिलीवर करने हैं इस प्लान के साथ, और लेक्चर भी आप देख लें कोई मेरे में 90 के करीब लेक्चर्स हैं, और रिवीजन डाल के तो शायद 100 के करीब ही है, रिवीजन भी एंड पे होनी है। तो लेक्चर्स पूरे हैं, बट उनमें ये है कि इंशाल्लाह मेरी तरफ से ना तो कोई लीव आएगी और ना कुछ इस तरह का होगा। आप लोगों को भाई 2 दिन सैटरडे संडे दिए जा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इसको सीरियसली लेना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, कि साथ साथ चीज़ें कवर होती रहें, किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन है फ़ौरन आपने पूछना है। टेस्टिंग भी आपकी जल्द स्टार्ट हो जाएगी, 2 वीक्स बाद होनी थी, ताकि थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता तो इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, टिल देन टेक केयर।